हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए फटाफट बताइए सबको, वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। वीडियो और ऑडियो क्या बात सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक बार आप अपना फीडबैक दें बच्चे, तब हम लोग क्लास स्टार्ट करें आज। तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल आवाज क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास है इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ लिए। हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि उनके कारण क्या हैं, और हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया था कि एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड्स के कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, असर क्या होंगे अगर होता है तो। मगर बच्चे आज हम लोग उन समस्याओं को हल करने का उपाय निकालना सीखेंगे। और हमेशा याद रखिए, अगर आपको कारण पता है ना, अगर जीवन में कभी भी आपको बीमारी का कारण पता चल गया है तो उसकी समस्या का हल, उस बीमारी का हल बहुत आसान होता है। जैसे आज आप सारे बच्चों को पता चल गया है कि भैया कोरोना कैसे हो रहा है, तो किसी ने आपके ऊपर कुछ छींक दिया तो आपको कोरोना हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां से इन्फेक्शन निकल करके आपके पे आ सकता है। तो आपको अगर कारण पता है तो आप बचाव में क्या करते हो? सर मास्क लगाते हैं हम लोग। आपको पता है कि जब जब हमें बीमारी का पता चल जाता है तब क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम उस बीमारी से बच सके या उस बीमारी को दूर कर सके या उस बीमारी को ठीक कर सके, उसका पता चल जाता है। तो जब हमने रीजंस पढ़ा था बच्चे, जब हम लोगों ने रीजंस पढ़े थे अपने डेफिशिएंट डिमांड के और एक्सेस डिमांड के, तब मैंने आपको कुछ समझाया था वहां पर कि भाई डेफिशिएंट डिमांड क्यों होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी की मदद से आपको समझाया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाइए, वो टॉपिक देखिए जहां मैंने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड्स के भैया 4 कंपोनेंट्स होते हैं आपके खुले बाजार के अंदर, और अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है और सिर्फ देश के अंदर में है, वो भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बगैर है, तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्राइवेट कंजम्पशन और एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो मैंने आपको तब क्या कहा था, रीजन अगर आप मुझे समझाओ, तो मैंने कहा था कि भैया अगर आपका एक्सेस एडी है, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका एक्सेस डिमांड है और आपका डेफिशिएंट डिमांड, यही 2 चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम डिमांड है, तो आप समझो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है बच्चे। और हम क्या कह रहे हैं, इसके रीजन सर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। रीजंस क्या थे? रीजंस कुछ चुनिंदा रीजंस में लिख रहा हूं, मैं सारे रीजंस नहीं लिख रहा हूं, क्लास जाके। जैसे आपको पता है कि भैया जो भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एडी हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एडी हैं वो क्या है, बढ़े हुए हैं, तभी तो एक्सेस डिमांड है। और डेफिशिएंट डिमांड में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ जो एडी हैं वो कम है, एग्रीगेट डिमांड के, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स घट रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे आपको पूरे रीजन्स पढ़ने, तो आप जाकर के वहां पे देखो। तो अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, आपको मैंने वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने वहां पर कहा था कि जो टैक्स है भाई, डिमांड कब आएगा, टैक्स जो है, टैक्स सरकार ने क्या कर दिया है, टैक्स रिड्यूस कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें हम लोगों ने पढ़े थे बच्चे। आप कुछ और 1-2 एग्जांपल बोलना चाहे तो मैं यहां बोल सकता हूं, यहां पर कुछ आप और बोल सकते हैं, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि सर हमारा एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। तो ये सारे रीजंस होते थे बच्चे हमारे यहां पर एक्सेस डिमांड के, कि डिमांड एक्सेस हो जाते थे इन कारणों पे। और भी बड़े सारे कारण थे, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये कारण जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी प्रकार से ETC में लिख देता हूं यहां पर, और एग्जांपल मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, मान के चलो तो पिछले क्लास का, ताकि मैं आपको लेकर के आ सकूं जो हमें समझाना है। और डेफिशिएंट डिमांड कब होगा, जब कंपोनेंट्स ऑफ एडी कम हो रहा है। सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका घटा हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका घटा हुआ है, टैक्सेस सरकार ने क्या कर रखे हैं, बढ़ा करके रखे हैं। तो इस प्रकार के सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं बच्चे, आपको पता है। और मैं आपको एक और चैप्टर में आज लेकर के जाऊंगा, मनी एंड बैंकिंग के अंदर जब हम लोग क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी पढ़ते थे तो वहां भी मैं लेकर के जाऊंगा, और आज उसके भी डिस्कशंस करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ एडी पे रख रहा हूं। तो ऐसे कुछ कारण हमने पढ़े थे कि ये प्रॉब्लम है तो ये कारण होते होंगे। अब खुद सोचो, अगर आपको कारण पता है बच्चे, तो मैं अब आपको इलाज पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे इलाज पूछ रहा हूं। आपको पता चल गया कि इनके कारण ऐसा ऐसा हो रहा है, आप मुझे इलाज बताओ।
अगर देश में एक्सेस डिमांड की पहले से, अब सुनना, अगर आपके देश में पहले से एक्सेस डिमांड की स्थिति है, एक्सेस डिमांड रिप्रेजेंट करेगा आपके इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को, और चीजें यहां पर, ये तो सस्ताई बोल नहीं सकते, लेकिन सस्ता मान के चलो, खूब सस्ता, माने बिलो द आपके कॉस्ट आने की स्थिति हो जाती है, वैसी स्थिति है। अब आप सोचो, जब महंगाई को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन करना, आपको यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बच्चे, आपके सामने कारण है, आप मुझे बताओ क्या इन्हीं कारणों को सुधार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपके सामने जो मैंने बताया, जब बीमारी पता है आपको और बीमारी के कारण मौजूद हैं, तो इन कारणों को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सीधा मुझे चाहिए आंसर आप सारे बच्चों से। बताइए कारण में क्या दिखता है? सर एक तो साफ दिख रहा है, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर दे, सरकार अपने खर्चे को क्या करे, कम करना स्टार्ट करे, टैक्सेस क्या करे, टैक्सेस सर बढ़ाना स्टार्ट कर दे। मैं अभी एक्सपोर्ट और इस सब पे कमेंट्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सरकारी बातों पे डिस्कशंस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर देश के अंदर बच्चे ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति बनती है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे कंट्रोल करे। इसलिए मैं बार बार सरकार की ही नीतियों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। मैं यहां पे नेट एक्सपोर्ट हटा रहा हूं, मैं नेट एक्सपोर्ट की चर्चा भी नहीं करूंगा, वो तो रीजन समझाना था तो मैंने समझा दिया। मैं सिर्फ देखिए सरकार की नीतियों पर बात कर रहा हूं। अच्छा, और देश के अंदर अगर डेफिशिएंट डिमांड है, तो डेफिशिएंट डिमांड अगर है देश के अंदर, तो क्या करेगा सरकार? कोशिश करेगा कि उसका खर्चा बढ़े। सरकार कोशिश क्या करता है कि भाई चलो मैं अपने खर्चे को बढ़ाता हूं। आप खर्चा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? देश के अंदर मांग पैदा की जाएगी। और मैं रिसेंट सिचुएशंस में अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आज उसकी भी चर्चा करने वाला हूं। इस कोविड के दौरान जो मांग में कमी आई है बच्चे, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं अभी। और टैक्सेस क्या करेगा सरकार? कहेगा चलो टैक्सेस कम कर देते हैं ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे हो तो स्थितियां सुधरनी शुरू हो, मांग पैदा हो, तो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति देश के अंदर से खत्म होने लगेगी। तो बच्चे ये सारे रीजंस कारण हैं, कारण को सुधार करो, आपके पास निकल करके आ जाएगा कि आपको कैसे अपने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को ठीक करना है। तो आज का टॉपिक जो मैं डालने वाला हूं बच्चे, जो हम लोग करने वाले हैं, वो है हम लोग को मेजर्स टू कंट्रोल या करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। और सिर्फ इसके अंदर हम लोग दो पॉलिसीज पढ़ेंगे, वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड अनदर इज मॉनेटरी पॉलिसी। और आप लिख कर ले लो बच्चे, आपके एग्जामिनेशंस में इस पे क्वेश्चंस बनने का पूरा चांस है कि आपसे वो पूछेगा कि मांग कैसे पैदा की है देश के सरकार ने। आप अगर रेगुलर न्यूज के टच में रहते होगे तो मैं उसकी चर्चा भी क्लास के अंत में भी आपके साथ करूंगा। इस पर क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। चलिए तो सारे बच्चे टॉपिक्स डालेंगे। पेज नंबर 268 पर आपका टॉपिक है बच्चे, मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। चलिए तो ये मैं सिर्फ भूमिका बना रहा था, बैकग्राउंड बना रहा था, ताकि मैं टॉपिक्स पे लाऊं तो आपको समझ आए। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसे। सारे बच्चे फटाफट टॉपिक्स डालें, सारे बच्चे फटाफट टॉपिक्स डालें। और ये चैप्टर आज समाप्त होने वाले हैं, आज ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। और हर चैप्टर का सप्लीमेंट वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। वो सप्लीमेंट वीडियो बच्चे किस प्रकार का होगा? किसी क्वेश्चंस के ऊपर आपको डाउट आ गया, किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चंस को ऐसा कह दिया कि मुझे लगता है उसके ऊपर मुझे एडिशनल वीडियोस बनाने की जरूरत है, तो ये सारे मैटर पे सप्लीमेंट वीडियोस हर लेक्चर के ऊपर आ सकता है, हर चैप्टर के ऊपर आ सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई ने बार बार पूछे हैं, आईसीएसई ने बार बार पूछे हैं, अदर बोर्ड्स ने बार बार पूछे हैं, लेकिन आपके टॉपिक कवरेज से वो क्वेश्चन हल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए विशेष क्लास सप्लीमेंट्री वीडियोस में मैं आपके लिए रिलीज करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है? तो क्या हम लोग लिख रहे हैं? मेजर्स टू करेक्ट मतलब क्या होता है? हम लोग को कंट्रोल करना है, ठीक है? करेक्ट और कंट्रोल प्रॉब्लम ऑफ दोनों को, डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो दोनों की चर्चाएं आज चलेंगी क्लास के अंदर। और मेजर चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो इस क्लास में मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है?
तो दो चीज हम लोग को डिस्कस करना, और सबसे पहले मैं जो डिस्कस कर रहा हूं कि हमें जो प्रॉब्लम से निपटना है बच्चे, वो हमारा प्रॉब्लम होगा। मैं यहीं पे चाहूं तो बगल में आपको लिख करके दे सकता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं फिस्कल मेजर। याद रखिएगा, दो प्रकार के मेजर्स हम लोग अप्लाई करेंगे। एक होगा हमारा फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम फिस्कल मेजर्स भी कह सकते हैं, और एक कहलाता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आइए पहले हम लोग लिखते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो जैसे मैं फिस्कल पॉलिसी लिखता हूं, आप सारे बच्चों को याद आता होगा कि फिस्कल पॉलिसी के लिए मैंने बोला था गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, यानी सरकार अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजों में यहां पर अपने हिसाब से चेंजेस करके उसे यहां पर ठीक कर सकती है बच्चे। यानी व्हेन आई टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी किस बात का डिस्कस करता है? वो डिस्कस करता है गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। तो मैं आप सबको क्या सिखाने वाला हूं? बेसिकली ये सिखाने वाला हूं कि कैसे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की आदतों में सुधार करके हमारे देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की या फिर एक्सेस डिमांड की स्थिति को कंट्रोल कर सकता है। बस सिंपल, एकदम बहुत सिंपल आने वाला है। डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा, आपके पेज नंबर 268 पर आ सकता है बच्चे, 268 पर आ सकता है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू, अब मैं दो यहां पर कॉलम बना रहा हूं, दो कॉलम। एक हम लोग किसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड को। डेफिशिएंट डिमांड को कैसे ठीक करें हम लोग, और एक तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेस डिमांड के स्थिति को कैसे ठीक करें हम लोग, एक्सेस डिमांड। तो जब मैं बोलता हूं डेफिशिएंट डिमांड, तो आप बच्चे यहां पर एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी, यहां डिफ्लेशनरी गैप या सिचुएशन समझेंगे, यहां पे इन्फ्लेशनरी गैप या फिर सिचुएशन देखेंगे। चलिए, गैप बहुत है, तो ये दोनों स्थितियों को अब हम लोग ठीक करने की बात कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बच्चे, सबसे पहले आते हैं हम फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर आते हैं। आप खुद सोचो कि अगर देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है, आपको पता है बच्चे सरकार कैसे कैसे खर्चे करती है? सरकार पब्लिक वेलफेयर पे खर्चे करती है, सरकार सब्सिडीज देने में खर्च करती है, इस प्रकार के बहुत सारे खर्चे करती है आपको सरकार। आपको इस प्रकार के जितने खर्चे होते हैं, अगर देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति आ रही है, यानी कॉस्ट के नीचे जा रहा है, प्राइस लेवल इतना नीचे हो गया कि प्रोड्यूसर्स को नुकसान होने की स्थिति आ रही है, डिफ्लेशन की स्थिति चल रही है, तो सरकार क्या कोशिश करेगी? सरकार मांग को बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो सरकार क्या करेगी बच्चे, बताइए? सरकार क्या करेगी? यहां पर सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहेगी, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहेगी बच्चे। और कैसे बढ़ा सकती है? कैसे बढ़ा देगी सर अपने एक्सपेंडिचर को? निश्चित तौर पर क्या करेगी? जैसे आप खुद देखें बच्चे, आप खुद देखें कि अभी बहुत सारी ऐसी स्थितियां चल रही कि स्कूल बंद थे, और सरकार का रिसेंटली अभी आया है कि ठीक है भैया 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल लो। आप देखो, क्या एजुकेशन फील्ड के अंदर, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, मैं सेक्टरियल वाइज डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप वाकई में इकोनॉमिक्स समझते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ यहां बात कर सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या लगता है, डिफ्लेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन। आज तारीख आपका है बच्चे, अक्टूबर चल रहा है 2020। आपको पता है कोविड सिचुएशन से सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है, उसमें से वन ऑफ द सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, खास करके पारंपरिक ढंग से चलने वाले एजुकेशन सेक्टर। बताइए क्या लगता है आपको, क्या एजुकेशन सेक्टर पे मार पड़ी है कि नहीं पड़ी है? क्या आपको लगता है वहां मांग में कमी आई है कि नहीं आई है? अगर आप सोचते हो कि नहीं सर ऑनलाइन तो क्लासेस चल रही, तो आपको भी ऑनलाइन क्लासेस की हकीकत पता है, और अपनी ऑनलाइन क्लास की प्रति आपकी ईमानदारी के विषय में भी आपको पता होगा कि आप कितने ईमानदारी से ऑनलाइन क्लासेस देखते हो। कईयों के तो कुछ दिन तो ऐसे लग जाते हैं कि पता नहीं कोर्स भी होगा कि नहीं होगा, और कई बच्चे तो ऐसा है कि इंटरनेट कट गया बीच के अंदर। कई बच्चे तो सोचते हैं अरे मजा नहीं आ रहा है सर, स्कूल में सर पढ़ने ही थोड़ी जाते थे, और भी तो बहुत कुछ करने जाते थे, तो मजा नहीं आ रहा है क्लास के अंदर सर ऐसे बैठने में घर के अंदर। तो मांग में बहुत बुरी तरीके से गिरावट आ गई। दूसरा, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों में यहां पर क्या लगता है, यहां पर लगता है कि सर यहां पर
एजुकेशन सेक्टर के अंदर डिफ्लेशनरी गैप आ गया। और अब देखो सरकार कह रही है कि 9वीं से लेके आप 12वीं तक जी क्लास चलाने स्टार्ट करो, लेकिन सरकार इसी में कह दे हर बच्चे की फीस में सरकार सब्सिडीज देगी। यानी आपका अगर 1000 रुपया फीस है तो सरकार कहे कि मैं 500 रुपया भरूंगा आपके लिए। सरकार अगर कह दे तो क्या करोगे? तुम फटाफट 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 फीस भरना स्टार्ट करो। कहोगे अरे वाह, आधा पैसा हम देंगे, आधा पैसा हमारा सरकार देगी। तुरंत देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मांग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और सरकार क्योंकि उस पर खर्चा कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, तो सरकार का भी तो खर्चा हो रहा है ना। एग्जैक्टली सरकार का भी तो खर्चा हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर जब बढ़ाना स्टार्ट कर रही है तो अपने एक्सपेंडिचर से अपना तो एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, कई बार उसके दिए हुए एक्सपेंडिचर से नॉर्मल हाउस होल्ड के भी एक्सपेंडिचर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मांग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे सीधा बात है, अगर मांग बढ़ाना है, मैं आपको बता दूं, एकदम मैं आपको बता रहा हूं, कई जगह पर प्रोड्यूसर्स को वो सब्सिडीज देना स्टार्ट कर देगी। बहुत ऐसी चीज होगी सरकार जो अपना काम अपने खर्चे में करना चालू कर देगी। एजुकेशन वाले सेक्टर्स पे अपना सब्सिडीज देना स्टार्ट कर देगी। आपको पता है रिसेंटली 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं कल का न्यूज अगर आपने सुना होगा, शाम 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने कर्मचारियों को बोनस दे रहे हैं। और उससे पहले कुछ दिन पहले एक वाउचर उन्होंने रिलीज किया हुआ है, एडवांस वाउचर की तरीके से, जिससे वो आराम से खर्च कर सकते हैं और बाद में धीरे 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 पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो अभी मैं उनके ऊपर तो नहीं आ रहा हूं कि वो जो एडवांस वाउचर है, लेकिन जो इस प्रकार का वो बोनस देते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड है। तो होता क्या है एक्चुअली, इससे देश के अंदर मांग उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके पास पैसे जाएंगे तो वो खर्च करेंगे। फिलहाल तो मैं रेस्ट्रिक्ट रखता हूं, मेरे दिमाग में आया तो वो एग्जांपल मैंने ले लिया। आप देखना 2 चीजें गवर्नमेंट ने दिया सरकारी कर्मचारियों को, एक तो एडवांस वाउचर दिया है जिसका वो खर्च करे, जिसका इस्तेमाल वैलिडिटी लगभग जनवरी तक है, आराम से इस्तेमाल करें उसको, और उसके बाद धीरे 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 वो पे करते रहेंगे सरकार को। और दूसरा उन्होंने किया है यहां पर बोनस देने का प्रावधान लाया कि हम बोनस देंगे अपने कर्मचारियों को। ठीक है, उस पर मैं नहीं आ रहा, लेकिन सरकार अपने खर्चे बढ़ा करके देश के अंदर मांग उत्पन्न कर सकती है। और कई बार सरकार के खर्चों से जो हाउस होल्ड है उनके भी खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो खर्च बढ़ेगा तो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति खत्म होगी और देश के अंदर कहीं ना कहीं डेफिशिएंट डिमांड से हम लोग निकल करके बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो पहला जो हम लोग फिस्कल पॉलिसी में कर रहे हैं बच्चे यहां पर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बच्चे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और खूब सारे मैंने एक्सपेंडिचर के एग्जांपल लिए, सब्सिडीज दे सकता है, वो एजुकेशन सेक्टर्स में काम कर सकता है, उनको भी दे सकता है सब्सिडीज, प्रोड्यूसर्स को दे सकता है, ऐसे बहुत सारे खर्चे कर सकता है। वो अपने भी खर्चे करने स्टार्ट कर देगा। मान लो अपने भी खर्चे करने वो स्टार्ट कर देगा। क्यों ऐसा होगा कि वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्क से स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, देश के अंदर इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी। चलिए, तो ये गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं बात करूं देश के अंदर ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है, महंगाई बहुत है, तो सरकार कैसे कंट्रोल करेगा? सरकार ऐसे कंट्रोल करेगा कि वो अपने खर्चों को कम करना स्टार्ट कर देगा। जस्ट उल्टा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग यहां पर लिखेंगे गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कम करना स्टार्ट कर देगा बच्चे, जिससे मांग में कमी आने लगेगी और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन खत्म होता दिखेगा। तो पहली जो बात कर दी हम लोगों ने बच्चे, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर बात की हम लोगों ने। किसके ऊपर बात की? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर हम लोगों ने बात किया पहला पॉइंट के अंदर। चलिए, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट आता है वो है इंपॉर्टेंट टैक्सेस फिस्कल पॉलिसीज में। भाई रेवेन्यूज पे भी बात करेंगे ना, तो टैक्सेस के बारे में अब आप सोच करके देखिए, देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर मांग नहीं है, डेफिशिएंट डिमांड के अंदर। तो सरकार क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ाएगी या घटाएगी? आई नीड योर कमेंट, क्योंकि सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है हमने,
सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है हम लोगों ने। देश के अंदर मांग बढ़ाना है तो क्या करेगी, वो टैक्सेस कम करेगी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे हों, और ज्यादा पैसे होंगे तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो देश के अंदर मांग बढ़ेगी। याद रखिए इस बात को बच्चे। तो क्या होगा, गवर्नमेंट विल रिड्यूस द टैक्सेस, विल रिड्यूस द टैक्सेस, सरकार टैक्सेस को कम करना स्टार्ट कर देगी, और टैक्स कम होगा तो लोगों के पास क्या होगा, ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए। तो क्या होने वाला है, इससे क्या हो जाएगा, दिस विल रिजल्ट मोर डिस्पोजेबल इनकम with citizens, with people। तो लोगों के पास दिस विल रिजल्ट इन, भाई क्या हो जाएगा, मोर डिस्पोजेबल इनकम। भाई टैक्स कम है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे नहीं, तब ज्यादा पैसे होने स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे तो वो ज्यादा खर्च करेंगे। देश के अंदर क्या हो जाने वाला है, मांग बढ़ जाने वाला है बच्चे, ठीक है। और यहां पर क्या करेगा, अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या करने वाला है सरकार, तब क्या करेगा सर, सरकार इंक्रीज द टैक्सेस, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस। तो सिंपल है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देने वाली है, सिंपल एकदम। बोलिए क्या ये सारे बच्चों को दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। 10 सेकंड में मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे अगले टॉपिक इसी के अंदर लिखवाने, मेरे पास जगह नहीं है, तो आपको बस 10 सेकंड का टाइम दे रहा है, फास्ट। ठीक है बच्चे, तो हम लोग मिटा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। ओह, मैंने टॉपिक भी मिटा दिया, अभी मैं टॉपिक वापस से लिख दूंगा। चलिए, तो अगली जो चीज को मैं जा रहा हूं डिस्कस करने के लिए वो है बच्चे पब्लिक डेट। अगली जो बात है वो डिस्कस करेंगे। यहां मैं लिख दूं पहले टॉपिक, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप। अब जो अगला मैं डिस्कशन करने वाला हूं बच्चे यहां पर, वो डिस्कस करने वाला हूं पब्लिक डेट के ऊपर। ध्यान से समझना, पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट, यानी समझिए सरकार क्या करती है, पब्लिक से बोरोइंग करती है, सरकार कर्ज लेती है एक प्रकार से। सरकार पब्लिक डेट लेने का मतलब होता है सरकार लोगों से कहती है हमें कर्ज दीजिए, सरकार कर्ज मांगती है। और सरकार बदले में क्या देती है, सरकार बदले में अच्छा इंटरेस्ट देती होगी। आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, ब्याज अच्छा होगा, तो आप सरकार को क्यों नहीं दोगे कर्ज। आप कहोगे यार क्या करना, बैंक में थोड़ी पैसा रखेंगे, दे दो सरकार को। लेकिन समझो, अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा आपसे कर्ज ले लेगी तो क्या लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे खर्च करने के लिए? सोच करके बताओ, यस और नो। अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास कर्ज के रूप में ले लेगी तो लोगों के पास पैसे बचेंगे क्या? नहीं सर, पैसे कम हो जाएंगे। और सरकार जब नहीं लेगी पब्लिक बोरोइंग्स, या जो पहले से पब्लिक बोरोइंग्स थी उनका रिपेमेंट कर देगी, तो सोचिए क्या होने वाला है। क्या लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे वापस से उनके पास आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे? क्या लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? क्या सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा कि नहीं? क्या लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यस सर, बढ़ जाएगी। यानी आप समझिए, सरकार को अगर डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करना है तो वो अपनी पब्लिक डेट को, पब्लिक बोरोइंग्स को क्या करेगी? कम कर देगी बच्चे। क्या करेगी? कम करेगी। कम करने का मतलब या तो वो फर्दर लेगी नहीं, और जो ले रखी है वो रिपे करने का प्रयास करेगी, ताकि लोगों के पास ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होना स्टार्ट हो जाए। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो खर्च ज्यादा होगा, मांग बढ़ेगी, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप से हम लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या कर रही है सरकार यहां पर? गवर्नमेंट विल रिड्यूस द पब्लिक बोरोइंग या फिर डेट।
पब्लिक से जो पैसा लिया है सरकार ने, उसे क्या कर देगा सरकार, रिड्यूस कर देगा अपने पब्लिक बोरोइंग और डेट को। इससे क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे और फिर लोगों के पास ज्यादा पैसे जब अवेलेबल होंगे तो वो उनका खर्च करेंगे, देश के अंदर मांग बढ़ने में मदद मिलेगी। और एक्सेस डिमांड की स्थिति चल रही है, तो अगर देश के अंदर एक्सेस डिमांड की स्थिति चल रही है तो उसे कंट्रोल करना है, तो लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कम करना पड़ेगा। तो सरकार क्या करेगी, लालच देगी और पब्लिक बोरोइंग्स और पब्लिक डेट को क्या करेगी, क्या करने वाली है सरकार, पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट को, गवर्नमेंट विल इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग एंड डेट। सिंपल सिंपल, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखने में ये सब बड़े लगते हैं मगर हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि इनका डिस्कशन हम लोगों ने समय समय रहते हुए बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ किया। तो इनको रटने से अधिक समझने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे बच्चे, तो हम लोग को कोई भी टेंशन नहीं होगा यहाँ पर, तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, तो हम लोग ये भी समझ गए। आगे हम लोग चल रहे हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। अगला जो है बच्चे वो है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। अगला है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। आपको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप सोचो सरकार क्यों पैसे लेती है, आरबीआई से सरकार क्यों पैसे लेती है, कर्ज क्यों लेती है, आप सोच करके बताओ क्यों कर्ज लेती होगी सरकार, आरबीआई से सरकार क्यों कर्ज लेती होगी, आप बताइए मुझे, सरकार क्यों कर्ज लेती है, क्यों कर्ज लेती है, ओनली टू पे ऑफ द डेट्स, नो, ओनली टू पे ऑफ द डेट्स, और भी होगा, पैसे कम पड़ जाते हैं, क्यों, किस बात के पैसे कम पड़ जा रहे हैं, किस बात के पैसे कम पड़ जा रहे हैं, यानी सरकार खर्च बढ़ाना चाहती है कि नहीं चाहती है, बोलो भाई, उसे लोन की स्थिति क्यों है, रेवेन्यू नहीं है तो खर्च करने के लिए पैसा मांग रही है कि नहीं मांग रही है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए पैसा मांगती है, वेरी गुड, सरकार अपने खर्चों के लिए पैसा मांगती है, सरकार कहती है नहीं खर्च नहीं रोकने वाले जी, हम कर्ज में जाना पड़ेगा, कर्ज में जाएंगे, हम डेफिसिट क्रिएट करेंगे लेकिन खर्च करते रहेंगे, कब, जब सरकार को लगता है देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति चल रही है, जब लगता है देश के अंदर डिफ्लेशनरी गैप की स्थिति चलती रहती है, तो सरकार क्या करने वाली है, सरकार ज्यादा लोन लेगी, बोरोइंग्स करेगी आरबीआई से या कम करेगी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पब्लिक बोरोइंग कम करते हैं तो आरबीआई की भी बोरोइंग्स में वो कम लिख देते हैं, बस मार्क्स वहीं कटता है, समझ लीजिए, अपना दिमाग लगाओ ना, भेजा लगाओ, क्या बोलना है, पब्लिक से बोरोइंग कम करती है तो पब्लिक के पास पैसा, पब्लिक खर्च कर रही है, लेकिन आरबीआई से क्या करेगी वो, आरबीआई से क्या करेगी वो, आरबीआई से अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा देगी, बढ़ाने से फिर गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगी, गवर्नमेंट का पैसे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगी उससे, यस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द borrowings from RBI, और यहां क्या करने वाली है, जब पहले से एक्सेस डिमांड है तो कम करना है उसे, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट विल डिक्रीज द बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, और सीधा मतलब वही है, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अगर आप इनडायरेक्टली देख रहे होगे तो कंट्रोल, मनी सप्लाई को ही कंट्रोल किया जा रहा है, मनी सप्लाई। आप खुद सोचो, मैंने पूछते पूछते अब ये बात जब बोल दी थी तो आपसे पूछ भी लेता हूं, आप खुद सोचो, अगर आपको क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द आरबीआई याद आती है, आप खुद सोचो, बाजार के अंदर अगर मनी सप्लाई बच्चे ज्यादा हो तो खर्चे ज्यादा होते हैं या कम, सीधा रीजन मुझे बताओ, अगर बाजार के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा हो, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो, तो खर्चे ज्यादा होंगे या कम होंगे, बोलो भाई फटाफट बताओ, ज्यादा या कम, होता है भाई, जब पैसे ज्यादा आएंगे, उधार ज्यादा मिलेगा, लोन ज्यादा होगा, क्रेडिट ज्यादा दोगे तो क्या होगा, खर्चे ज्यादा होने लगते हैं, और जब आप क्रेडिट को कंट्रोल करोगे, मनी सप्लाई को कम करोगे तो क्या हो जाएगा, खर्चे कम होने लगेंगे। बस यही है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर मैं लेकर के जाऊंगा। तो ये था हमारे पास फिस्कल पॉलिसी, अब मैं लेकर के आ रहा हूं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो सीधे सीधे तौर पे बच्चे आपका ऑलरेडी पढ़ाया हुआ जो क्लास है
जो मैंने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी पढ़ाई है उसी का रिपीटेशन है, वो क्लास उसी का रिपीटेशन है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे सरकार यानी अपने आरबीआई के थ्रू हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को ठीक करता है। अगर आपको याद होगा तो उस क्लास के अंदर भी मैंने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों शब्दों का प्रयोग उसी समय कर दिया था। अगर आप सबको याद आता होगा वो क्लास, तो मैंने, हालांकि सीबीएसई के रिसेंट सिलेबस में उसको चर्चा करने के लिए मना किया गया है, लेकिन मैंने तब भी कहा था पढ़ लो, कहीं और काम आ जाएगा, और वो आज यहां काम आने वाला है। तो चलिए, ये फिस्कल पॉलिसीज थी जिसमें 4 बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के टैक्सेस जो बढ़ाने वाली है, घटाने वाली है, साथ में हम लोगों ने गवर्नमेंट के बोरिंग्स और आरबीआई से लेने वाली बोरिंग्स, इनके ऊपर चर्चा कर ली कि फिस्कल पॉलिसीज के अंदर कैसे वो करेंगे। लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी यानी सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशंस, इनकी मदद से कैसे सरकार हमारी कंट्रोल कर सकती है देश के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को। चलिए, तो फास्ट, जब तक मैं मिटाऊं बच्चे, आप टॉपिक डाल लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो आइए बच्चे, हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई की मदद से बच्चे किया जाता है, थ्रू आरबीआई। तो आपने बिल्कुल सेम पढ़ा है, तो मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, रेफर क्रेडिट कंट्रोल फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो जाकर के क्रेडिट कंट्रोल फंक्शंस आप पढ़ें, या मनी सप्लाई को, क्रेडिट कंट्रोल या मनी सप्लाई कंट्रोल के फंक्शंस को आप जाकर के पढ़ें आरबीआई के, सेंट्रल बैंक के, तो वहां बहुत डिटेल में हम लोगों ने उसकी चर्चा की हुई है। तो आपको याद आता होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपको मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में काम होते थे, ये सारी बातें, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे डिस्कशंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपका रिवीजन चेक कर रहा हूं, क्योंकि कई बार मैं कई दिनों से बोला हूं कि आपको ये पढ़ करके चलना, और जिन बच्चों को डिटेल पढ़ना वो पिछली क्लास में जाकर के करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव द रिकॉर्डिंग, तो हम लोग को उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों की दोनों स्थितियों में मैं आपके साथ आऊंगा बच्चे यहां पर। और अगर हमारे देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा, और हमारे देश के अंदर एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा। और फटाफट अब एकदम फास्ट हो जाओ, अपने गाड़ी का पहिया एकदम तेज चलाना, मैं आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग क्या डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं यहां पर एक ना ऐसे टेबल टाइप का बना देता हूं, आप समझिए बच्चे। यहां पर मैं नंबरिंग करता चलूंगा, यहां पर बेसिस यहां मैं लिखता चलो। नंबर 1 पर मैं डिस्कस कर रहा हूं बैंक रेट या फिर रेपो रेट, क्योंकि दोनों के सेम बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। बस टर्म लोन होता है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फर्क यही होता है। चलो अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। दोनों का लगभग बच्चे जो मतलब होता है वही होता है, बस पर्पस दोनों लोन का अलग होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा रेट होता है आपका, बैंक रेट या फिर रेपो रेट? ये वो रेट होता है सर जिस पर जो आरबीआई होती है कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। अब सोचो, कमर्शियल बैंक को अगर बैंक सस्ता लोन देगा, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन देगा, तो वो अपने ग्राहकों को भी सस्ता लोन देगी, यानी हमको और आपको भी सस्ता लोन मिलेगा। आरबीआई अगर रेपो रेट यानी बैंक रेट कम करती है, यानी सीधा बात है आरबीआई सस्ता लोन कमर्शियल बैंक को दे रही है, और कमर्शियल बैंक सस्ता लोन हमारे आपके जैसे लोगों को दे रही है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो क्या होगा, खर्च बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को निपटाया जा सकता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस, ये बात तो सबको पता है कि भैया इनका मतलब क्या है, वो हम लोग को सबको पता है कि सर ऐसा रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है। अगर आपको बहुत डिटेल करना है, मैंने पहले ही बोला, अगर आप बिना पढ़े सीधे पैराशूट वाले स्टूडेंट है जो सीधे उतर जाते हैं किसी क्लास के अंदर, तो आपको समस्याएं आएगी। आप पीछे आप देखो जाकर के, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाकर के देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलेंगे, तो बैंक रेट है सर, देश के अंदर डेफिशिएंसी चल रही है सर, डिमांड है ही नहीं, तो सरकार का पूरा उद्देश्य होगा, आरबीआई का पूरा उद्देश्य होगा, क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ाई जाए जिससे लोग खर्चे करने स्टार्ट कर दें। यानी क्या करने वाला है बैंक रेट और रेपो रेट, क्या होने वाला है डेफिशिएंट डिमांड में ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
तो आरबीआई क्या करने वाला है, तो आरबीआई विल रिड्यूस आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट को क्या करेगा, कट डाउन कर देगा, यहां पर रिड्यूस कर देगा, यहां पर चलेंगे, डिक्रीज कर देगा यहां पर। और एक्सेस डिमांड में क्या करने वाला है, एक्सेस डिमांड में कहेगा रोको रोको, बहुत खर्चा हो रहा है, लोन महंगा कर दो ताकि लोग लेना बंद कर दें। तो लोन महंगा करना है तो क्या करोगे, तभी लोग छोड़ेंगे लोन लेना। तो क्या करेंगे, वो अपने बैंक रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आरबीआई क्या करने वाली है, आरबीआई विल इंक्रीज रेपो रेट एंड बैंक रेट। चलो भाई पहला तो क्लियर हो गया। अगला हम लोग कर रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब फिर सोच करके बताइए फास्ट, ये वो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है और ब्याज कमाती है। सोचना बच्चे, यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे ले रही है और कह रही है हम आपको ब्याज देंगे, दिस इज रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक क्या होता है, आरबीआई अगर ज्यादा पैसा अपने पास ला करके रख लेगी, ध्यान से सोचना, अगर आरबीआई ज्यादा पैसा बच्चे अपने पास ला करके रख लेगी तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बचेंगे, कम पैसे अगर कमर्शियल बैंक के पास बचेंगे तो लोगों को भी कम पैसे मिलेंगे, लोगों को कम पैसे मिलेंगे तो खर्चे नहीं होंगे। यानी खर्च रोकना है तो क्या करेगी, ये रिवर्स रेपो रेट को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा हो जाए। कमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में अपना पैसा ले जाकर के आरबीआई के पास रख दे, जिससे बाजार के अंदर लोन न पहुंच पाए। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो क्या करेंगे हम लोग, डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो ये रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कम करती है। क्या करती है, कम करती है। क्यों कम करती है, कम कर देंगे तो कमर्शियल बैंक सोचेंगे अरे इतने सस्ते ब्याज के लिए कौन जाएगा आरबीआई के पास पैसे रखने, हम पब्लिक को लोन दे देते हैं, वहीं से ज्यादा कमा लेंगे। तो पब्लिक के पास लोन जाएगा तो पब्लिक खर्चा करेगी और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को सुधार मिलेगा। तो रटना मत कि रेपो रेट का उल्टा आंसर बोल दे, नहीं, रीजन बिल्कुल सेम जा रहा है यहां पर। तो क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट को भी आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई विल रिड्यूस। अगर उसे करना है अपना ब्याज सस्ता कर देगा वो, तो उसके पास पैसे ना जमा करा करके लोन बांटेंगे जाकर कमर्शियल बैंक। और यहां क्या होने वाला है, आरबीआई विल इंक्रीज रेपो रेट। तो ये दोनों स्थितियां आप बच्चे बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, यहां पर आपको समझ होगा। रिवर्स रेपो रेट को इस तरीके से कर करके चलते हैं, यानी दोनों के रीजन एकदम सेम है, याद रखिएगा दोनों के रीजन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर आपको याद आता होगा कैश रिजर्व रेशियोज, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। आपको पता है बच्चे, अपने डिपॉजिट्स के कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आरबीआई के पास जमा कराना होता है पैसे कमर्शियल बैंक्स को। तो अगर सीआरआर को कम कर देगी आरबीआई, यानी कि कमर्शियल बैंक को कम पैसे आरबीआई के पास जमा कराने होंगे। अगेन आरबीआई अगर कम करती है तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे रहेंगे लोन बांटने के लिए, लोन ज्यादा बटेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल हम लोग चल रहे हैं। यानी सीआरआर सर क्या है, सीआरआर एक वो रेशियो है, वो परसेंटेज है जो बताता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट्स का कितना पैसा ले जाकर के जमा कर देंगे। तो अगर वो कम कर दे, आरबीआई अगर कम कर दे सीआरआर, तो यानी कम पैसे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ले जाकर के रखेंगे और ज्यादा लोन बांटेंगे तो क्या होने वाला है, ज्यादा लोन बांटेंगे सर तो देश के अंदर खर्चे बढ़ेंगे और देश के अंदर क्या होने वाला है, हमारी मांग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और यहां क्या करेगी आरबीआई विल इंक्रीज आपका सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। सिंपल पॉइंट है, जस्ट रिविजन्स करा रहे हैं मैं आपके। अच्छा, चौथे नंबर पर एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज। आपको पता है कुछ अमाउंट ऑफ कैश में मेंटेन करने पड़ते हैं बच्चे, कुछ अमाउंट ऑफ कैश अपने पास मेंटेन करने पड़ते हैं उनको, अपने एसेट्स के हिसाब से, अपने लिक्विड एसेट्स के हिसाब से, अपने लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, और वो अपने पास ही रखने हैं, आप लोन नहीं बांट सकते हो। वो ऑल टाइम डेली बेसिस पे आपका चेक होगा, आपके पास मैनेज होना चाहिए। किसके पास, आपके पास मतलब कमर्शियल बैंक के पास।
तो अगर आरबीआई कह दे चलो जी कम कर देते हैं, कम रखना अपने पास, बांट सकते हो लोन, तो निश्चित तौर पे लोन अधिक बटेगा, लोन अधिक बटेगा तो फिर हमारे देश के अंदर खर्चे बढ़ेंगे। तो सीधा बात है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी क्रेडिट बढ़ाना है या घटाना के ऊपर पूरी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो एसएलआर को भी आरबीआई क्या करने वाली है, आरबीआई विल रिड्यूस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज, अगर वो क्या करने वाली है, रिड्यूस कर देगी। अगर यहां पर आरबीआई रिड्यूस कर देगी एसएलआर को, तो क्या करेंगे, कम पैसे अपने पास एक रिजर्व की तरीके से रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, और ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सकेंगे, जिससे डेफिशिएंसी हल हो जाएगी, डेफिशिएंसी इन डिमांड हल हो जाएगी। अच्छा, यहां पे क्या करेगा आरबीआई, कहेगा पैसा रोको, नहीं बटना चाहिए बाजार के अंदर, एसएलआर बढ़ा देगा, कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी लिक्विडिटी के लिए मेंटेन करके चलो तुम कमर्शियल बैंक, बांटो मत बाजार के अंदर, तो वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, विल इंक्रीज। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इन चारों पॉइंट पे किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ या परेशानी है तो प्लीज कमेंट्स करें, फटाफट कमेंट्स करें, क्या लगता है, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, किसी भी बच्चे को कोई कमेंट्स है तो बोलो, क्योंकि इसके बाद मैं मिटाने वाला हूं और दूसरी चर्चाएं मैं करूंगा इसी के अंदर। फास्ट बताइए, क्या कोई परेशानी है, नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, यहां पर कुछ और मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, सिर्फ रिविजन किया एक तरीके से समझ लीजिए। तो इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिविजन किया हम लोगों ने, ओनली रिविजन वी हैव डन। चलिए 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 बच्चे, फटाफट आप लोग भी नोटिंग कर रहे हो या सिर्फ मेरा वेट कर रहे हो, बाद में नोट, इसीलिए तुम लोग को 2 बार क्लास देखनी पड़ती है, क्योंकि तुम लोग ना साथ साथ नोटिंग नहीं करते हो और फिर बाद में जाकर के वीडियो रिकॉर्डिंग में से देखते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग से। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप देख सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अगला जो है ऑपरेशन, आपको पता है बच्चे, सेल ऑब्लिक बाई ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको पता है जब आपको पता है कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाजार में बेचती है तो लोग या कमर्शियल बैंक्स या कोई भी इंस्टीट्यूशंस उस सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा किसको दे देते हैं, आरबीआई को दे देते हैं, यहां पर आरबीआई को दे देते हैं। तो भाई आरबीआई के पास जब पैसा चला जाएगा तो निश्चित तौर पे मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी रुकने वाला, आरबीआई के कब्जे में गया, आरबीआई ने अगर पैसा दबोच लिया अपने पास तो समझ लीजिए कि आरबीआई फिर उस लिक्विडिटी को खत्म कर दिया बाजार के अंदर। इसलिए जब आरबीआई को पैसा रोकना होता है तो कैसे पैसा अपने पास मंगाती है, कहती है लो मैं बेच रहा हूं सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से और सारे लोग खरीद करके पैसे मुझे दे दो। और जब आरबीआई को क्या करना पड़ता है, जब आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ती है बाजार के अंदर, कहता है लो सबके पास पैसे होने चाहिए, तो वो परचेस कर लेती है उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस कर लेती है बच्चे जा करके। तो सोचिए जब डेफिशिएंट डिमांड है तो वो पैसा रोकेगी नहीं बल्कि पैसा रिलीज करेगी, रिलीज करेगी। तो ये क्या करेगी आरबीआई इस वाले में, बताइए कमेंट्स करके बताइए, डेफिशिएंट डिमांड में परचेस करेगी या सेल करेगी। लोगों के पास पैसा ज्यादा भिजवाना है तो क्या करेगी गवर्नमेंट मतलब आरबीआई क्या कर रही है, देखिए कमर्शियल बैंक्स वगैरह के पैसे, तो आरबीआई कह रही है कि हम परचेज कर लेंगे, आरबीआई परचेजेस, आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पैसा रिलीज कर देगी, तो बैंकों के पास भी पैसा पहुंच जाएंगे, लोगों के पास पैसा पहुंच जाएंगे तो खर्च बढ़ेगा, आगे चलेंगे। और यहां पर आरबीआई क्या करती है, सेल कर देती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे सेल करेगी पैसा आरबीआई के कब्जे में आ जाएगा और सिक्योरिटीज पड़ जाएगा, कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज लेकर बैठे रहेंगे, तो एक्सेस डिमांड की स्थिति में वो क्या करती है बच्चे, सेल कर देती है ताकि पैसा रुक जाए बाजार के अंदर जाने से। तो सिंपल से पॉइंट है। चलिए आगे, तो बहुत सारी चीजें यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको याद आता होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, आपको याद आता होगा बच्चे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब यह होता है कि जब आप बैंक के पास
जब आप बैंक के पास जाते हैं बच्चे और लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है क्या गिरवी रखोगे, सिक्योरिटी के तौर पे क्या दोगे? तुम कहते हो हम सिक्योरिटी के तौर पे अपना स्कूल बैग रख देंगे। मान लीजिए आपका स्कूल बैग में हीरा लगा हुआ है, ऐसा नहीं स्कूल बैग सोचोगे कि सर स्कूल बैग थोड़ी ले ले, मान लो सोने का स्कूल बैग है, आपने कहा मेरा स्कूल बैग 1 लाख का है, हम इसे कर्ज रख करके पैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल बैग से तो बेकार चीज है नहीं हमारे लिए, बाकी सारी मोबाइल मेरे काम की चीज है, खेलने वाले सामान मेरे काम की चीज है, स्कूल बैग का कोई काम नहीं है, ऐसे भी कोविड में तो और भी काम नहीं आ रहा, ये लीजिए हम आपके पास रखने वाले हैं। तो 1 लाख का आपने स्कूल बैग बैंक के पास रख दिया, लेकिन क्या लगता है 1 लाख का 1 लाख रुपया आपको दे देगा वो? बैंक आपको कहेगा कि ले जाओ भाई, तुम 1 लाख का स्कूल बैग रखे हो, 1 लाख का तुम लो ले लो? नहीं, वो कुछ मार्जिन काट लेता है, वो कुछ मार्जिन काटता है। जो आरबीआई कहेगी, आरबीआई कहेगी 10% मार्जिन रख लेना, बाकी दे देना। तो आरबीआई अगर कह रही है 10% मार्जिन रखना, यानी 1 लाख का 10%, 10,000 रोक करके 90,000 लोन की तरीके से बांटा जा सकता है। लेकिन यही अगर मार्जिन आरबीआई बढ़ाना स्टार्ट कर दे, यानी 50% मार्जिन कर दे, तो लोन का अमाउंट कम होने लगेगा। यानी जैसे जैसे मार्जिन मतलब कितना हम सिक्योरिटी का जो गिरवी सामान रखा जा रहा है उसका कितना प्रतिशत रोक लेना है। तो आरबीआई अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी तो लोन कम जाएंगे बाजार के अंदर, और आरबीआई अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा देगी तो लोन ज्यादा जाएंगे बाजार के अंदर। तो यह सिंपल सी बात है, अगर 1 लाख का बैग है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है तो 90,000 लोन जा सकता है, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 40% है तो 40% तो रोक लोगे, यानी 40,000 रोक लेंगे आप 1 लाख का, और 60,000 लोन दे पाओगे। तो ये समझ करके चलना है। तो डेफिशिएंट डिमांड में क्योंकि लोन का बढ़ाना है हमें, बाजार के अंदर मनी सप्लाई बढ़ानी है, लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है आरबीआई। यहां पर आरबीआई रिड्यूसेस मार्जिन रिक्वायरमेंट, और यहां क्या करता है आरबीआई इंक्रीजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट, अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो सिंपल सी बात है यहां पर। चलो भाई आगे चल रहे हैं। सर क्या ब्याज भी ले मार्जिन भी काट ले सर, क्यों ऐसा? ये सारी बातें बच्चे बैंक से जाकर पूछो, बगल में तुम्हारे बैंक होगा, वहां जाकर के बैंक वाले से पूछना कि ऐसा आप लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप, तो बैंक वाले आपको जवाब देंगे, अरे तुमने सिक्योरिटी रख के ब्याज मुक्त ले लोगे क्या, बाद में अपना सिक्योरिटी छुड़वा लोगे, फ्री में तुमको दे देगा क्या? बाद में तो जब स्कूल खुलेगा तो अपना बैग छुड़वा कर लाओगे ना। तुमने मान लो 1 लाख का दिया, 90,000 लोन ले लिया, और बाद में जाकर के 90,000 चुका करके अपना बैग छुड़ा लाओगे, तो बैंक को क्या मिला? बैंक घंटा बजाने के लिए बैठा हुआ है क्या कि तुम उसको एक लालच में बैग दिए, पैसा लिए, और उसके बाद वापस से उसका 90,000 दिए और बैग छुड़ा करके ले गया? अरे ब्याज नहीं लेगा क्या बैंक? ब्याज तो लेगा ही ना। क्या बात करते हो? चलो भाई ब्याज की बात अलग। तो ये एक था मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। ओके, अब और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको याद आती है क्रेडिट रैशनिंग टाइप का एक वर्ड मैंने समझाया था आपको, लिमिटेशंस लगाना, कोटा लगाना, क्रेडिट रैशनिंग, और ये सारा कुछ ना प्रेजेंट मार्केट में देखने वाले हो, ये समझ लेना। प्रेजेंट मार्केट में आप ये सारा कुछ देखने वाले हैं बच्चे, ये समझ लीजिएगा। तो अगला जो है वो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग मतलब पुटिंग लिमिट। अब समझो बच्चे, सरकार को जब सरकार को लगता है कि नहीं महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक्सेस डिमांड हो रहा है, तो वो क्या करती है, कुछ लिमिट्स लगा देती है। सरकार कुछ लिमिट्स लगा देती है कि इससे अधिक का लोन इस पर्टिकुलर सेक्टर को, इस पर्टिकुलर लोगों को नहीं देना है। यानी वहां क्रेडिट रैशनिंग कर रही है, वहां पर लोन पे ऊपर एक अपर कैप लगा रही है, लिमिट लगा दे रही है कि नहीं इससे अधिक नहीं करना है। और यहां पर डेफिशिएंट डिमांड में वो क्या करेगी, वो कहेगी चलो जी हम लिमिट को कम कर दे रहे हैं या लिमिट हटा दे रहे हैं, हम लिमिट रखेंगे ही नहीं रखेंगे, हम तो प्रमोट कर रहे हैं कि इस सेक्टर को पर्टिकुलरली आसानी से लोन मिले ताकि उस सेक्टर में ग्रूम हो। तो ये सारी चीजें देख करके चलनी है हमको बच्चे, यानी लिमिट लगा देना लोन के ऊपर। तो सरकार क्या करेगा यहां पर, रिमूविंग
रिमूविंग या फिर रिड्यूसिंग द क्रेडिट लिमिट। क्या करेगा? क्रेडिट लिमिट लिख देंगे तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। द क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग हटा देगा या कम कर देगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? सरकार increases or apply credit rationing। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यानी जो रुकावट है उसको कम कर रही है सरकार। यहां पे मैं रिमूव करके ना, अगर रिमूव क्रेडिट लिमिट लिख दूंगा ना तो आप कंफ्यूज होगे। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है लोन लेने की क्षमता पर रोक लगाना, वो उल्टा मीनिंग निकलने लगेगा। तो जो रोक लगी हुई है उसको कम करना है यहां पर, और यहां पर थोड़े से रोक को बढ़ाना है आपको। और लास्ट में बच्चे आपको पता था, हम लोगों ने डिस्कस किया था मोरल सुएशन। मोरल सुएशन आपको पता होगा, जब किसी से भी बात नहीं बनती थी तो किस चीज से होता था? आरबीआई धमकी देना स्टार्ट कर देती थी, मोरली प्रेशर डालने की कोशिश करती थी, मोरल प्रेशर डालने की कोशिश करती थी। क्या कहती थी? यहां पर लोन देना मत इस सेक्टर को, नहीं तो लाइसेंस छीन लेंगे, तुम पर कार्रवाई करेंगे। प्यार से नहीं तो डरा करके मोरल सुएशंस के जरिए चिट्ठी लिख करके बोलती थी मत देना, ऑर्डर दे रहे तुमको मत देना। तो भैया यहां पर सर किसी भी तरीके से आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली पहले प्यार से भी समझाती थी मत दो, देश की स्थिति ऐसी है वैसी है। फिर भी कुछ बैंक कहते हैं अरे हटाओ, कमाने का मौका मिला है, बांटेंगे लोन। तो कहती है अच्छा बांटो, तुम्हारे लाइसेंस रद्द कर देंगे हम। तो इस प्रकार की धमकियां प्यार से नहीं तो डरा करके, यानी पॉजिटिव मोटिवेशन या निगेटिव मोटिवेशन दोनों लगा करके लोन को रुकवा सकती है। और यहां पर कहेगी कि दो, देखो देश की स्थिति ठीक नहीं है, चलो लोन बांटो इस सेक्टर को। अभी देखने के लिए तुमको मिलेगा मोरल सुएशंस में सरकारें, आरबीआई सब कह रही हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लोन इजी करो, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए आप लोन इजी करो। तो सिलेक्टिव सेक्टर के ऊपर हो रहा है। तो आरबीआई प्रेशर बढ़ा सकती है और यहां पर मोटिवेट कर सकती है। तो क्या हो रहा है यहां पर? आरबीआई मोटिवेट टू प्रोवाइड मोर लोन। और यहां पे क्या होता है? आरबीआई पुट प्रेशर टू रिड्यूस लोन। कमर्शियल बैंक को कहती है लोन मत बांटो, इसको हम लोग कह सकते हैं प्यार से नहीं तो धमकी से। तब आपको समझ आ जाएगा। किसी भी तरीके से आरबीआई अपना काम कराने की कोशिश करती है। तो आप देख सकते हैं बच्चे, हाँ कृष्णा का एक और क्वेश्चन आ गया, उसे पढ़ ले। बीच बीच में कृष्णा हम लोग को मनोरंजन देता रहता है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आरबीआई से डायरेक्ट लोन ले। हाँ कर सकते हो, तुम कर सकते हो कृष्णा। सारे बच्चे नोट करेंगे इसको, कर सकते हो कृष्णा, कर सकते हो। अरे नाम तो कृष्णा है ही, एक बंसी ले लेना और फिर कहना कि क्योंकि हम कृष्ण के अवतार हैं तो मेरे साथ कुछ अलग हो सकता है। अगर आरबीआई के पास जाकर के सोचो, ध्यान से सोचो, समझ लो। पहले इसको नोटिंग करा दे, हम 10 सेकंड छोड़ रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। हाँ अब सोचिए, अब हर किसी का काम बना हुआ है ना बच्चे, हर किसी का काम बना हुआ है। आपको लगता है आरबीआई अपने इतने सारे ब्रांचेस खोल करके रखी है? अभी देश की आबादी देखे हो, देश की आबादी कितनी बड़ी है? तुमको लगता है कि आरबीआई के कुछ लिमिटेड जो ब्रांचेस हैं वहां जाकर के सारा कमर्शियल काम हो सकता है? देश की 125 करोड़ 50 करोड़ की आबादी जाकर के डायरेक्ट लोन ले सकती है वहां पर? आरबीआई उसी दिन गिर जाएगा। दूसरा, एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होती है, उसका एक्सपर्टाइज नहीं है लोन बांटने में और ये सारा काम करने में, कमर्शियल बैंक का ही काम है। अब तुम मुझे खुद बता दो ना, सुनो सीधा सीधा कृष्णा तुमको हम बता रहे, तुम सबको पता है ना कि जो तुम्हारा नूडल है, मैगी है, जिस कंपनी से बनता होगा वो 2 रुपए का बनता होगा तो बाजार में 5 रुपए का बिकता है। बोलो कृष्णा कहां गया? कृष्णा भी जवाब दो। ऐसा होता है ना कि 2 रुपया, मैन्युफैक्चरर नेस्ले है,
नेस्ले ने उसे 2 रुपए का बनाया तो 5 रुपए का बाजार में। तो तुम कहो कि सर जरूरी है क्या कि हम बगल वाले जाकर के दुकान, बगल वाले बनिया से खरीदे, बगल वाले दुकान के हम जाकर के स्टोर से खरीद, क्यों ना हम सीधे नेस्ले के ऑफिस में पहुंच जाए और वहीं से अपने 2 रुपए वाली मैगी 2 रुपए में खरीद लें? क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? बोलो, क्या तुम ऐसा करोगे कि सीधे 2 रुपए की मैगी लेने के लिए तुम नेस्ले के पास पहुंच जाओ और बगल वाले? ये सिस्टमैटिक है। मैन्युफैक्चरर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए सिस्टम बनाए गए हैं कि मैन्युफैक्चरर उनको देगा और वो आपको देंगे। मैन्युफैक्चरर महंगा करेगा तो वो आपके लिए महंगा कर देते हैं, मैन्युफैक्चरर सस्ता करता है तो आपको सस्ता कर देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से ही चलाया जा सकता है। आरबीआई से ले लो लोन, आरबीआई अपने ब्रांचेस छोड़ करके सारे के सारे बैंकों को खत्म कर दे तो ले लो लोन, लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है ना, उस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके काम की चीज बच्चे खत्म हो गई है। चैप्टर पूरी तरीके से पूर्णतः समाप्त है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब तक आप इसे रिवाइज नहीं कर लेते, इसके डाउट नहीं पूछ लेते, तब तक समस्याएं बढ़ी रहेंगी। आप मैक्रो पार्ट से निकल गए बच्चे। एक फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का एक चैप्टर बचा हुआ है, जो मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हिस्सा है, वो उसके साथ ही पढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो बहुत छोटा सा पार्ट आपको पढ़ करके जाना है। लेकिन मैं छोटा नहीं पढ़ाना चाहता था, इसलिए क्योंकि मैं पूरे के पूरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग करूंगा, पूरी की पूरी फुल चैप्टर की रिकॉर्डिंग करूंगा और वो चैप्टर बाद में आपके एप्लीकेशंस पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लीमेंट्री वीडियोस जो आएंगी वो अलग से आएंगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं सप्लीमेंट्री वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन ऐसे मानिए तो फॉरेन एक्सचेंज का जो टॉपिक है वो अलग से आपके पास आएगा। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूर्णतः समाप्त हो चुका है बच्चे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप पार्टी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आपका आज मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया और दशहरा के कुछ दिन पहले ही आपका खत्म हुआ। बाकी जो छोटे मोटे पॉइंट्स है उसको हम लोग कर लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चैप्टर 1 में, अरे चैप्टर 1 में जो है वो बेसिक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये सब फालतू सी चीजें हैं जो तुम लोग शायद पहले 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। अरे प्लीज सर, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में नहीं आएगा वही सर हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर एक चीज पढ़ लेना, मैक्रो और माइक्रो के डिफरेंसेस। लेकिन चलो बना देंगे इसके ऊपर भी वीडियोस, लेकिन ये वीडियोस आएंगे, इसकी कोई मैं क्लास नहीं चलाने वाला हूं, उसके ऊपर मैं वीडियोस डाल दूंगा बच्चे। लेकिन जब भी मैं वीडियोस डालूंगा टोटल डालूंगा, क्योंकि अब आपके पास मैक्रो पूर्णतः समाप्त हो गया है। जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनके अलग से वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, उनके लिए मैं कोई लाइव क्लासेस वगैरह नहीं लूंगा। मैक्रो आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका है बच्चे। रिवाइज करें, बैकअप क्लासेस देखें, खूब सारे क्लासेस देखें और उसके डाउट मेरे पास लगातार पूछते रहे, ग्रुप चैट में डिस्कस करते रहे ताकि बेस्ट कर सके। अब टेस्ट की तैयारी कर लो, 1 नवंबर से आपके टेस्ट है, उसका पहले से मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है, तो आपको टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है और फिर देखेंगे आपकी तैयारी कितनी है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, कल मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। और अभी इसके बाद मैं आपके साथ और कुछ बातें करूंगा, आपके डाउट्स वगैरह देखूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही।